कितने ही बच्चों की दुनिया बदलने वाला अनुष्का इंस्टीट्यूट। और अनुष्का इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं राजीव सर, वो आज हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं। आज तक हमारे 16 साल के करियर में इंस्टीट्यूट में एक भी ऐसा केस नहीं आया जबकि बच्चे ने ऐसा बोला कि मैं यहाँ पे सक्सेस तो नहीं हुआ लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगा। कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जिनके नाम पर ये है उनके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो एक समय ऐसा आया जब हम उन्हें देवी के रूप में मानते हैं अभी भी, और उनको जब हमने खो दिया तो सारा परिवार डिप्रेशन में आ गया। उनकी याद को उनको जिंदा रखने के लिए उन्होंने डॉक्टर अनुष्का लॉ कॉलेज की स्थापना करी। एक ब्रेन रॉट वर्ड बहुत पॉपुलर है, चल रहा है कि अटेंशन का जो स्पैन है स्टूडेंट्स का या ओवरऑल सभी का, वो बहुत कम हो गया है। डिजिटल उपवास करके एक चीज़ है जो शायद मैंने 2016 10 एक साल पहले करीब मैंने सुन के ही सर बहुत खतरनाक लग रहा है। कभी भी कोई आता है ये मेरे को बोलते हैं कि आप तो बात ही मत करा करो, बोलते हैं आप बात करते हो तो आपको बोले कि मैं 10,000 दूंगा तो आप बोलते हो ठीक है 10,000 दे। क्या पता अनुष्का में अगर मैं एडमिशन ले लूँ तो मुझे भी फिर आपसे डरना पड़े। नहीं, डरने की बात नहीं। अगर मैं किधर से निकलता हूँ तो बच्चा उधर खड़ा भी नहीं रहता है, ये स्ट्रिक्टनेस की भी निशानी है। AI इज टेकिंग जॉब्स, इस पर आपका कंसर्न है? क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स बहुत बल्क में मेहनत कर रहे हैं जॉब्स को लेकर। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अब सेलिब्रिटी टीचर्स हो चुके हैं। हमने कभी ऐसा पास्ट में देखा नहीं है। अगर मैं अपने फादर से इस बारे में बात करूँ तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई टीचर सेलिब्रिटी बन सकता है। क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए मार्केटिंग करना बुरा नहीं है। बिल्कुल, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और मार्केटिंग करें, मैं वो अच्छा नहीं मानता और सही नहीं मानता। आप तो उस प्रेशर से मुझे सर फ्री लग रहे हैं कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूट जो है हमारा सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस? ऑफलाइन कोचिंग 100%। सिलेक्शन के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितने ही बच्चों की दुनिया बदलने वाला अनुष्का इंस्टीट्यूट। और अनुष्का इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं राजीव सर, वो आज हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं। फिल्टरलेस पर हम लोग बात करेंगे बिना किसी फिल्टर का। जितनी भी हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस है, सभी को हाय हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सर, आपका हमारे चैनल पे पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। किंजल जी, आपको अभी तक हमने केवल चैनल पे ही देखा था, आज पहली बार मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जी सर, पहला हम लोग पूरा इंटरव्यू शुरू करेंगे फॉर्मल तरीके से। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के मन में टीचर को लेकर जो छवि रहती है वो रहती है कि वो स्ट्रिक्ट रहेंगे, हमेशा गुस्से में बात करेंगे, हमेशा डांटेंगे। पर सर आपसे मिलकर ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। नहीं, ये क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हैं और बाकी मैं अलग अलग रूप में रहता हूँ हमेशा। जब बच्चों के साथ बहुत प्यार भरा रहना है, बहुत प्यार से रहता हूँ। जब स्ट्रिक्ट रहना होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं किधर से निकलता हूँ तो बच्चा उधर खड़ा भी नहीं रहता है, ये स्ट्रिक्टनेस की भी निशानी है। और कभी जब हम लोग बहुत कहीं घूमने जाते हैं तो उस टाइम बच्चा इतना क्लोज हो जाता है कि लगता ही नहीं कि स्टूडेंट और फैकल्टी वाले या कोई ओनरशिप वाला रिलेशन भी है। तो सर हो सकता है कि मैं स्टूडेंट बनकर नहीं आई हूँ इसलिए, क्या पता अनुष्का में अगर मैं एडमिशन ले लूँ तो मुझे भी फिर आपसे डरना पड़े। नहीं, डरने की बात नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या आज के समय में बहुत ज़रूरी है। माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा जब इंस्टीट्यूट पे गया है, चाहे कॉलेज गया है या कोचिंग पे गया है, तो सारी जिम्मेदारी उनकी है और वास्तव में होती भी है, क्योंकि बच्चों को भविष्य निर्माण का काम कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज करते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में वास्तव में बच्चा और उनके पेरेंट्स दोनों हमें दोष देंगे। तो ज़रूरी भी है, पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं तो हमें समय पर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों को माता पिता का प्यार देना भी होता है, तो हम दोनों काम को करते हैं। बिल्कुल सर, द रूट्स आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। यस, दैट्स करेक्ट। अब हम सर वो जो फॉर्मल इंटरव्यू है उसको शुरू करते हैं। सर सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये जो एम्पायर है, इसकी स्टोरी क्या है सर? ये कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि जिनके नाम पर ये है उनके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुष्का सुराना, जो कि मेरे बड़े दीदी थे और हैं भी, उनकी याद में ये संस्थान बना गया है। वो यंग साइंटिस्ट अवार्डेड थे, MSc गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके बाद PhD उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट डॉक्टरल PDF उन्होंने जर्मनी से किया। और उनके 11 पेपर्स इंटरनेशनली पब्लिश हुए। और शादी के 43 डेज़ बाद ही जब वो सिंगापुर शिफ्ट हो गए थे, एज ए साइंटिस्ट उनकी जॉब लग गई थी सिंगापुर में, उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो एक समय ऐसा आया जब हम उन्हें देवी के रूप में मानते हैं अभी भी, और उनको जब हमने खो दिया तो सारा परिवार डिप्रेशन में आ गया। फादर साहब लॉ में डीन थे और मैं भी पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे। तो सब परिवार वाले इतने दुखी हो गए कि किस तरीके से इस दुख से बाहर निकले। तो फादर साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उनकी याद को उनको ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने डॉक्टर अनुष्का लॉ कॉलेज की स्थापना करी। वो दिन था और आज का दिन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर या उदयपुर के आसपास के सभी संभाग के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ,
चाहे हम लॉ फील्ड हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात हो। जी, तो ये मतलब पेन को पावर में बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका जो है आपको मिला, कहीं ना कहीं से उन्हीं से एक इंस्पिरेशन आपको मिली। मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जिंदा रखने का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता जो मेरे फादर साहब ने किया। मेरे में तो शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, ना हमारे पास कुछ पैसा था। सच बताऊं कि हम लोग बहुत ही, यूँ कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से थे। फादर साहब लॉ में डीन थे और ना तो उस टाइम इतना पैसा होता था, और जितना पैसा हो सकता था उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। फिर एक समय ऐसा आया, शायद ऊपर से गॉड ग्रेस से, कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला। मैंने थोड़ा कुछ अच्छी मेहनत करी तो 4 कंट्रीज़ के ऑपरेशंस को मैंने हेड किया, और धीरे धीरे कुछ पैसा उससे आया, वो पैसा हमने लगाया इसमें, फादर साहब की पेंशन का और सारा पैसा उसमें लगाया, और एक तरह से वो बिल्डिंग हमने इनिशियल में वैसे शुरुआत की। जी, तो आज जो है आपने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी को ज़िंदा रखने का, तो आज बहुत सी फैमिलीज़ की लाइफ जो है इस वजह से बदली होगी, इस इंस्टीट्यूट की वजह से बदली होगी। सर क्या डिफरेंट बनाता है, क्योंकि बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, अगर अब हम सर्च करने भी जाएँ किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को लेकर भी तो हमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो अनुष्का एकेडमी को डिफरेंट बनाती है बाकियों से? हम लोग डिसिप्लिन की बात सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं कि हम जब भी बच्चा आता है, और एक सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, एक माता पिता पेरेंट्स के सम्मान की बात करते हैं। हम बच्चों को जब भी बच्चा आता है ये बोलते हैं कि तुमको समाज ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें भी समाज को देना है, आज नहीं तो कल देना है, लेकिन आज उसका बीज तो बोना पड़ेगा। तो हम बीज के रूप में, जैसे प्लांटेशन हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, और भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो सामाजिक सरोकार की होती है, हम लोग उनके साथ में उनको पहले दिन से बोलते हैं। जैसे राष्ट्रगान 9 बजे फिक्स हमारे संस्थान में होता ही, जितनी भी ब्रांचेज है वहाँ पे 9 बजे राष्ट्रगान होता है, पिछले कई सालों से हो रहा है। बच्चे बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेते हैं, बच्चे बढ़ चढ़ के दूसरे ऑर्फनेज में जाना है या फिर दूसरी जो एक्टिविटीज़ है सामाजिक सरोकार की, वो करते हैं। हम जितनी बार बच्चों से मिलते हैं ये बोलते हैं कि भाई माता पिता के पैर छूना बहुत ज़रूरी है, दादा दादी के पैर छूना ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। पैर छूने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक फॉर्मेलिटी करके आ गए। जैसे उनका सिर आपके सिर पे आता है, उनका हाथ आपके सिर पे आता है, यकीन मानिए जो शांति मिलती है वो ज़िंदगी में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो मतलब अनुष्का ये ध्यान रखता है कि सिर्फ पढ़ाई किताबें नहीं, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी स्टूडेंट का हो। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि जो सरकारी नौकरी की आप सपना यहाँ लेके आए वो पूरा हो जाए, कोशिश करते हैं हम लोग पूरा हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो आप जब यहाँ से निकलें तो एक अच्छा देश का नागरिक बन के निकलें, ये हमारी इच्छा होती है। सर विनर्स और टॉपर्स में आप किस तरह से डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि दोनों बहुत अलग बातें हैं? विनर्स वो होते हैं जो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि सरकारी जिस एम को लेके आए वो पूरा कर लें, लेकिन वो दूसरों के एम को पूरा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मेरी बात करूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं विनर हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए होंगे, मैं फेल हुआ तो आज मैं दूसरों को कुछ दे पा रहा हूं। अगर मैं पास हुआ तो शायद आज मैं भी किसी जगह नौकरी कर रहा होता और एक सीमित दायरे में बंधा हुआ रहता, लेकिन अब मेरा दायरा असीमित हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी जॉब नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें मेरे को बंद के रहना पड़े। तो मैं अपने साथ में अपनी फैमिली मेम्बर्स, जैसे जो भी मेरे साथ में काम करते हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी भी ज़िंदगी अच्छे से चले, हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से चले, और एक अच्छे बच्चों का रिजल्ट आए पढ़ के, तो वो एक विनर्स की बात करते हैं। टॉपर्स वो है जो बच्चे पढ़ लिख के उन्होंने अपनी जो एम को लेकर सफलता को हासिल कर लिया, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, ये अच्छी बात है, उन्होंने अपने एम को प्राप्त किया। लेकिन विनर्स और टॉपर्स का मेरे हिसाब से ये एक डिफरेंस रहता है। बिल्कुल। सर जब रिजल्ट्स आते हैं बड़े बड़े, हम देखते हैं होर्डिंग्स हैं ऑल इंडिया रैंकर्स के, ऐसे में सक्सेस स्टोरी तो सब करते हैं, सर फेलियर जो स्टोरीज होती हैं जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता, उनको आप किस तरह से देखते हैं, उनको आप किस तरह से अपनी एकेडमी में हैंडल करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बच्चे को यह कभी नहीं बोलते हैं कि तुम हमारे यहाँ आओगे तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम उनके पेरेंट्स को भी यही बोलते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ से आया है तो साल भर बाद या 2 साल बाद जब भी निकलेगा तो एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। तो ज़िंदगी में वो सरकारी नौकरी को पाए या ना पाए, लेकिन आगे जिस भी कार्य में जाएगा, किसी भी कंपनी में गया, खुद का बिजनेस किया या और कोई भी एक्टिविटी करी, वो उसमें सक्सेस को ज़रूर हासिल करेगा। तो वो कभी भी डिमोटिवेशन आता ही नहीं है उसके। आज तक हमारे 16 साल के करियर में इंस्टीट्यूट में एक भी ऐसा केस नहीं आया जबकि बच्चे ने ऐसा बोला कि मैं यहाँ पे सक्सेस तो नहीं हुआ लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगा। ठीक है, सक्सेस होना नहीं होना अगली बात है, लेकिन उसको यहाँ पे पढ़ाया गया, उसको हर चीज़ें बताई गई वो चीज़, और फर्स्ट डे में हम लोग ये क्लियर कर देते हैं हमारा काम रास्ता दिखाना है,
उस रास्ते पे चल के सफलता को हासिल करने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी की उतनी है जितनी की हमारी है। बिल्कुल ठीक बात है सर। हो सकता है कि कोर्सेज करने के लिए, पढ़ने के लिए तो एकेडमीज दूसरी मिल जाए, लेकिन अच्छा इंसान बनाने वाली एकेडमी बहुत रेयर होती है। सर आप और आपके फैकल्टी स्टूडेंट की ग्रोथ को किस तरह से ट्रैक करते हैं, कितना ट्रैक करते हैं, कितना क्लोजली ट्रैक करते हैं? एग्जैक्टली ट्रैकिंग का सबसे अच्छा होता है फेस टू फेस मीट करना। मैं नॉर्मली हर वीक बच्चों से, जैसे हमारे 5 डेज स्टडी होती है, 6 डेज को मॉक टेस्ट होता है। सैटरडे को एवरी सैटरडे वी हैव गॉट ए मॉक टेस्ट। मैं उन सब बच्चों से मिलता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ, सब फैकल्टीज से भी उनको मिलवाता हूँ। वी टेक फीडबैक ऑल्सो फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हम पीटीएम करते हैं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीटीएम आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हम पीटीएम भी करते हैं। जैसे आईएएस के बच्चे, आरएएस के बच्चे, इन बच्चों के पेरेंट्स को हम लोग बुलाते हैं, क्लैट के बच्चे, इन बच्चों के पेरेंट्स को हम बुलाते हैं। उनसे पूछते हैं कि घर में बच्चों का अब बिहेवियर कैसा है, पढ़ने में कैसा है, तो उनसे जो फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने यहाँ भी चेंजेस करते हैं। जी सर, बहुत डिस्ट्रैक्शन का फिलहाल जो है ज़माना है, बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ब्रेन रॉट वर्ड बहुत पॉपुलर है, चल रहा है कि अटेंशन का जो स्पैन है स्टूडेंट्स का या ओवरऑल सभी का, वो बहुत कम हो गया है। सो डिस्ट्रैक्शन के इस वर्ल्ड में क्या $1 मिलियन एडवाइस आपकी तरफ से स्टूडेंट्स को रहेगी? डिजिटल उपवास करके एक चीज़ है जो शायद मैंने 2016, 10 साल पहले करीब मैंने शुरू की थी। सर बहुत खतरनाक लग रहा है। तो उस जैसे महीने में, अभी कुछ टाइम से अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी महीने में फिक्स था मेरा, एक दिन मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट सब कुछ बंद रहता था। सब कुछ मतलब सब कुछ। मैं उस दिन फ़ोन को भी हाथ नहीं लगाता था, लैपटॉप को भी हाथ नहीं लगाता था, कोई कॉल्स भी नहीं लेता था। तो उससे क्या होता है कि मेरा एक दिन ऐसा लगता था जैसे 10 दिन के बराबर हो गया। मैं उस दिन अपने बच्चों को समय दे पाता था, वाइफ को दे पाता था, अपने मम्मी पापा के को दे पाता था, या स्टाफ में, फैकल्टी में, सबके साथ में बैठ पाता था। तो ये डिजिटल उपवास ऐसी चीज़ है जो मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति को महीने में एक बार तो कम से कम करनी चाहिए। बिलीव मी, आप करके देखिए, इतना अच्छा सुकून मिलेगा, आपको लगेगा दिन ही खत्म नहीं हो रहा है। डिजिटल उपवास ये आपकी तरफ से कराएगा, और ये एक नई चीज़ है, मुझे लगता है जो लोगों तक पहुंचेगी। सर स्टूडेंट सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट किस तरह से आपसे इंटरेक्ट करता है वो तो हम देखते ही हैं, पेरेंट्स का किस तरह का रिएक्शन रहता है? एग्जैक्टली जब भी पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने आपके यहाँ से तैयारी करी, हमें बहुत खुशी हुई। बट उनको ये अच्छे से मालूम है कि उनसे भी ज़्यादा खुशी हम लोगों को हो रही है। पेरेंट्स को तो खुशी होनी स्वाभाविक है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जिसने कि एक फ़ीस ले ली, उसको भी पेरेंट्स से ज़्यादा खुशी होना, और ये वास्तव में हमारे यहाँ होता है कि जो बच्चा सेलेक्ट होते ही सबसे पहले पेरेंट्स के साथ साथ हमको भी कॉल करता है कि सर ये मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर भी उसके परिवार जैसा माहौल दिया है। जब परिवार जैसा माहौल देंगे तो उसको यहाँ में और उसके घर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। जी रूरल एरियाज़ से भी स्टूडेंट्स आते हैं। उदयपुर के आसपास का अगर हम क्षेत्र देखें तो वहाँ से आदिवासी बहुल क्षेत्र भी बहुत सारा है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। सर किस तरह से आप उन्हें एक ऐसा फ्रेंडली या फैमिलियर एनवायरनमेंट दे पाते हैं कि उन्हें ना लगे कि वो दूसरों से अलग हैं या कहीं बाहर से आए हैं? मुझे पता नहीं आपने अभी इसको देखा या नहीं देखा, हमारे यहाँ पे 4th क्लास में भी अगर कोई है और टॉप में जो फैकल्टी है या मैं भी हूँ, तो हम एक ही तरह का टी शर्ट पहनते हैं। अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो भूपेश जी छोटे भाई थे और अभी ये थे, सब जनों ने एक टी शर्ट पहन रखा है। हमने शुरुआत से एक ही चीज़ कर रखी है, बच्चा हो या फैकल्टी हो चाहे स्टाफ हो, किसी के बीच में भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग इनिशियल से फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए सेम है यहाँ पर। सर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है और आप स्टूडेंट्स के बीच में इतना वक्त बिताते हैं, तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ आप पढ़ा देंगे, स्कूल में बच्चे पढ़ लेंगे जहाँ भी वो पढ़ते हैं या दूसरा जो भी करते हैं, पर घर पर एक माहौल, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर उनको कंटिन्यू प्रेशर ना फील हो रहा हो। पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर पेरेंट्स, मैं भी बच्चों का पिता हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे जगह पढ़ रहे हैं। मैं अपने आप पे और पेरेंट्स को भी एक बात बोलता हूँ कि बच्चों को कभी भी इतना फ्रीडम मत दें कि उसके बाद आप उन्हें रोक ही नहीं पाएँ। एक लिमिट के बाद, जैसे मेरे बच्चे हैं, शायद छोटे वाले की बात करूँ, उसके पास अभी भी केवल 5 ड्रेस है, मेरे पास 50 होगी, उसके पास 5 ड्रेस है अभी भी। वो अभी भी कई बार उसको बोलता हूँ कि तेरे शूज़ फट रहे हैं, तू बेटा नए ले ले, मेरे पास 4 शूज़ है, तू ले ले। बोलता नहीं पापा अभी ये चल रहे हैं। तो ये चीज़ अगर उसने सीखी है तो मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा एक बच्चा पायलट है और दूसरा बच्चा भी बीटेक कर रहा है। तो बड़े वाले की भी हालत है, उसको हम बोलते हैं कि तू शर्ट टी शर्ट अच्छे ले ले, बोलता है नहीं पापा ज़रूरत क्या है, हमारे को तो ये फंकी टी शर्ट्स है, मतलब एक दो जो आपके यूथ में चलते हैं
वो चीज़ों को पहन के चलते हैं। इसी तरह हम हमारे यहाँ पे भी बच्चे जब आते हैं तो जो कुछ बच्चे बहुत अमीर परिवार से आते हैं, कुछ गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन हम लोग जब उनको एक जैसा ट्रीट करते हैं तो उनके मन में भी समानता की भाव आता है, तो वो घर पे भी जब जाएंगे तो उनमें डेफिनेटली वो सुधार आएगा, वो चेंजेस आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी सर सोशल मीडिया का ज़माना, आप देखिए ग्लैमर का ज़माना है, सब कुछ दिखाने का ज़माना है, चाहे स्क्रीन के पीछे कुछ भी हो, स्क्रीन पर हर स्टूडेंट या हर यूथ स्पेशली, और जो अभी जेन ज़ी जनरेशन है, वो सिर्फ यही चाहेंगे कि हम स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो हमारा बहुत अच्छा रहे। सही बात है। तो उसमें आप कह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो अगर इस तरह से डिमांड्स नहीं कर रहे हैं, वो बड़े इतना हम्बल और इतना उनको नहीं स्क्रीन चीज़ें और इतना शो ऑफ नहीं करना है, तो आपको नहीं लगता कि ये स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अभी लैग कर रहा है ये चीज़ें? तो हाँ, ये लैग कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। देखिए, एक साइकिल होता है, हमेशा जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती ही आती है। पहले क्या होता था कि एक सब जने एक HUF में रहते थे, अनडिवाइडेड फैमिली की तरह सब जने संयुक्त परिवार में रहते थे। धीरे धीरे लोग गांव से शहर में आए, शहर से वापस आउट ऑफ इंडिया जाने लगे। अब जब कोविड आया, कोविड के बाद में लोगों ने इस चीज़ की महत्वता समझी कि नहीं, हमको साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब धीरे धीरे चीज़ें वापस बैक टू वैसे आ रही है। मैं आउट ऑफ इंडिया था, एक समय लगा, मैंने कहा कि मैं बाहर किसके लिए काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं अपने देश के लिए, तो मैं वापस आया। ऐसे मेरे साथ में मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी आउट ऑफ इंडिया से वापस इंडिया में आ गए हैं और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कमाने की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप कितना भी करेंगे आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। मुझे तो ये लगता है शाम को जैसे मैं फादर मदर के साथ 1 घंटे बैठता हूँ, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी भर का या पूरे दिन का सार उसमें मिल गया। तो उससे बढ़िया कुछ होता नहीं है। बच्चे हमारे अगर हमारे साथ में है, फैमिली साथ में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जी, फिर से सर हम सोशल मीडिया वाले टॉपिक पर आएंगे आपसे, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट्स तक या हमारी जनरेशन तक पहुंचेंगे ना तो वो जल्दी समझ पाएंगे उस चीज़ को, ऐसा मेरा मानना है। सर, हमारे यूथ की या हमारी जनरेशन की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना इन चीज़ों को शो ऑफ करने की, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, हमारा वो ख़त्म ही नहीं होता है। रीज़न ये है कि उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसके आगे भी दुनिया है। ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। जैसा आप जो चमक दमक की बात कर रहे हैं, वो एक समय तक हो सकता है। आज आप और हम लोग बैठे हैं, हम लोग 24 घंटे इस बात को लेकर बात नहीं कर सकते। एक 15 मिनट 20 मिनट का हम सेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो हमको आराम से बैठ के आपस में एक इनफॉर्मल बात करनी होगी। तो ये यूथ को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चमक दमक है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसके बाद तो आपको आपकी ज़िंदगी के जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे उनको आपको हासिल करने के लिए सब काम करने ही पड़ेंगे। मतलब वो एक स्टेज है, उसके आगे बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। सर, एक मीडियोकर स्टूडेंट को, एक बिल्कुल जनरल स्टूडेंट को जो बहुत अच्छा स्कोर करता हुआ नहीं आया है स्कूल में, उसको टॉपर तक पहुंचाने में या फिर वो टॉपर तक की अपनी जर्नी पूरी करे, उसके बीच में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे फॉलो करनी चाहिए? केवल और केवल कंसंट्रेशन की बात है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात जो हम हमेशा सुनते आए हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। एक संजय प्रजापति करके हमारे डबोक में एक बच्चा था, वो SSC की तैयारी कर रहा था, बहुत ही लो फैमिली से था। वो सवेरे 7 बजे, शार्प 7 बजे डबोक से इंस्टीट्यूट पर आता था। शाम को 7 बजे तक वो बैठ के केवल मॉक टेस्ट करता था, केवल मॉक टेस्ट। पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने पूरे साल भर में जब तैयारी करी, केवल अपने पास एक कीपैड वाला फ़ोन रखा। ऐसा नहीं था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट कीपैड वाला फ़ोन रखा, क्योंकि दूसरों को देख के आजकल तो EMI पे भी लोग ले आते हैं। और विद इन ईयर उसको इनकम टैक्स में, SSC के अंदर इनकम टैक्स में बहुत अच्छी पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो गया। तो बच्चा प्रैक्टिस करेगा, बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, तो हर चीज़ सक्सेस को हासिल कर सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है। डिसिप्लिन इज़ द की। यस, डिसिप्लिन इज द की। सर, टेक्नोलॉजी का पूरा ज़माना है, एक तरफ हम बात करते हैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही पैरेलली AI टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। सर, उसको आप किस तरह से देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर? इस बारे में मैं अपने बच्चों से भी बात करता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि एक पीढ़ी हम लोग शायद पीछे हैं, और AI का जो भी आया है, बिल्कुल AI के बिना चीज़ें हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने भी इम्प्लीमेंटेशन चालू किया है। तो यूथ का अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और AI आज के समय में, मैं ये कह रहा हूँ, आने वाले समय में, जैसे आज मॉर्निंग में मेरे बच्चे से बात हो रही थी, बोला पापा हमारे पास स्टूडेंट वालों के लिए पास तो AI का 5th वर्जन ही ऐसा कुछ आ गया है, जैसे मार्केट में नहीं होता है, हम लोगों को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो उसमें जो फीचर्स आ रहे हैं, कि आप तो जान भी नहीं सकते कि कितना एडवांस वर्जन है। और ओपन AI का बता रहा था अभी $80 बिलियन का लॉस में चल रही है, ऐसा कुछ बता रहा था वो। लेकिन आने वाले समय में जब वो पेड कर देगा, जैसे अभी रिलायंस ने फ्री इंटरनेट दिया था और बाद में पे कर दिया, तो वो बोल रहा था कि पापा इसकी यूटिलिटी आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है और जो जॉब्स हैं वो कम होंगी। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर
फिजिकल जिस व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि जो कि अच्छे तरीके से समझ सके और चीज़ों को कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट लेबर की या व्यक्ति की तो हमेशा रहेगी। सर एआई इज़ टेकिंग जॉब्स, इस पर आपका कंसर्न है? क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स बहुत बल्क में मेहनत कर रहे हैं जॉब्स को लेकर, और एक तरफ इस तरह की बातें आती हैं कि एआई जब आ जाएगा तो जॉब्स कम हो जाएंगी, वैसे ही इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको किस तरह से बैलेंस कैसे देखते हैं आप इन दोनों के बीच में? ये एक आने वाले समय में शायद मुश्किल समय आने वाला है बिल्कुल, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने में ही शायद लैक्स ऑफ जॉब्स का ले ऑफ हुआ है। बड़ी बड़ी TCS की बात करूँ, ओरेकल की बात करूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में 30,000 एम्प्लॉयज़ एक साथ निकाले हैं। और यही बात हम पिछले वीक कर रहे थे, मैं हमारे स्टाफ रूम में भी बता ही रहा था कि एक साथ रात को मेल आया कि अगले दिन आपको नहीं आना 30,000 स्टाफ को, और ऐसे एक नहीं, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज ने किया है। तो यही जॉब तो खाएगा ही, लेकिन ठीक है, अल्टरनेट हमेशा रहा है। कोविड में भी जब ऐसा आया था कि हम लोगों को लगा अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ करके अपनी ज़िंदगी को जिया और अच्छे से जिया। तो एआई के बाद भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और डेफिनेटली यूथ इतना होशियार हो गया है कि उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में टाइम नहीं लगाएगा। बिल्कुल, यानी कि मतलब आप स्किल्स पर और अपने आप पर, पर्सनैलिटी पर इतना काम करना पड़ेगा कि आप बहुत लोगों में स्मार्ट दिखें, ताकि आप एआई आपकी जॉब ना ले सके। स्किल की जहाँ तक बात है, ये तो सबसे कंपलसरी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया में बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैं आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ, करीब करीब सभी देशों में भी जाके आया हूँ, रहा हुआ भी हूँ। तो वहाँ मैंने देखा है एजुकेशन इंडस्ट्री में भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री आज से 20 साल पहले भी चल रही थी। और हमारे यहाँ पे अभी भी जो हम लोग हैं, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी और उसमें ज़्यादा चलते हैं। ज़रूरी है हमारे देश की हिस्ट्री ज्योग्राफी या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब जानना ज़रूरी है, बट साथ ही साथ स्किल्ड लेबर की डिमांड हमेशा रहेगी। और हमारी सरकार को, या मुझे भी लगता है हम सबको भी इस बारे में काम करना चाहिए। बिल्कुल। सर गवर्नमेंट जॉब और स्टार्टअप्स, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ है, एक बहुत बड़ी रेस है गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब बेस्ट है, बस वहाँ तक रीच करना है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जो हैं या स्टार्टअप्स की तरफ भी उतना ही क्रेज शो कर रहे हैं अपना, या अपना उतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जाएगा तो जो सरकार के जितने भी नीति से रिलेटेड कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी करने वाले तो सब IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स और RS ऑफिसर्स ही हैं, जो नीति को भी निर्धारित करते हैं और उनको कार्यों को भी करते हैं। और जहाँ स्टार्टअप्स की बात है, यूथ की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि मेरा खुद का कुछ हो। एक ओनरशिप वाली जो बात आती है वो हर यूथ चाहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो चाहेगा कि जैसे मैंने ग्रेजुएट कर लिया, मैं BTech कर लिया, तो मैं अपना खुद का स्टार्टअप करूं। कल ही मैं एक यंग बच्चे से मिला था और बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो BTech किया उसने और उसने खुद का स्टार्टअप किया। उसने एक टैली से सॉफ्टवेयर बनाया, टैली से थोड़ा डाउन था बट उसने उसको बना के, और वो खुद उसको, मैंने कहा बेटा तुम्हारे तो फादर इतने अच्छे हैं, तुम खुद भी एक अच्छी जॉब कर सकते हो। बोला नहीं अंकल, मेरे को मेरे जैसा खुद का एक ओनरशिप वाला एक काम चाहिए। तो ऐसी यूथ की सोच है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक गैप भी है। हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें और यूथ की बात करें तो नंबर्स में बहुत गैप है। अगर सभी जने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो फिर देश भी आगे कैसे बढ़ेगा, नया जो जनरेशन है वो नई नई इन्वेंशंस कहाँ से लेके आएगा। तो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है जी। एजुकेशन की बात करें या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें, तो आज के दौर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अब बिजनेस की तरफ और सोशल मीडिया प्रेजेंस की तरफ बहुत आ गए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अब सेलिब्रिटी टीचर्स हो चुके हैं। हमने कभी ऐसा पास्ट में देखा नहीं है। अगर मैं अपने फादर से इस बारे में बात करूँ तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई टीचर सेलिब्रिटी बन सकता है, सोशल मीडिया पर उनका इतना अच्छा प्रेजेंस हो सकता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? बहुत ही अच्छी बात बोली किंजल जी आपने। इसको मैं केवल अपने ऊपर ही लेके बताता हूँ। मैं 2010 में जब आउट ऑफ इंडिया से आया था तो हमारे कॉलेज की टोटल स्ट्रेंथ थी 65। फादर साहब का लॉ फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, बहुत ईमानदार रहे हैं। आज भी उनके अंडर के करीब ढेरों की संख्या में जजेस हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी स्टूडेंट्स रहे हैं जो कि उनका बहुत सम्मान करते हैं। और एक बहुत बड़ा नाम है सुराना साहब का, कि किसी को भी बोले तो एक सुराना साहब, डॉक्टर एस सुराना साहब बहुत बड़ा नाम है। लेकिन तब भी 65 स्टूडेंट्स थे। मैं जब आउट ऑफ इंडिया से आया, मैंने पापा को कहा, मैंने कहा नहीं पापा ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल हम लोग लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी मार्केट में। ये तो 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि उस टाइम तो इतना नेट और भी बहुत नहीं था।
फादर साहब ने बोला कि नहीं तो पैसा खूब लगते हैं, आना होगा तो मेरे नाम से आएगा। मैंने कहा पापा ऐसा नहीं होता है, हमको बताना भी पड़ेगा कि आप हैं यहाँ पे, प्लस एक मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये एक इसेंशियल बन गया है अब। अगर शायद मैं वो नहीं करता तो शायद 65 को हम 130 या 200 तक कर पाते, या एक हम इतना अच्छा नाम नहीं कर पाते कि आज आप और हम भी मिल पाते। तो इसेंशियल हो गया है मार्केटिंग भी करना, लेकिन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए मार्केटिंग करना बुरा नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और मार्केटिंग करें, मैं वो अच्छा नहीं मानता और सही नहीं मानता। एजुकेशन फील्ड है, नोबल फील्ड है, इसमें आपको सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रॉपर मार्केटिंग करनी, रिजल्ट अच्छा देना है, पढ़ाना अच्छा है, तो डेफिनेटली आप सेलिब्रिटी क्यों नहीं बनेंगे। इंस्टीट्यूट के ओनर्स पर सर मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स पर, ओनर्स पर बहुत ज़्यादा इस बात का प्रेशर है कि क्योंकि जो एजुकेशन हब अब उदयपुर भी बनता जा रहा है, तो वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद करना होगा। तो ये प्रेशर जो है ये डायरेक्टर्स पर और ओनर्स पर बहुत ज़्यादा है कि उन्हें सिर्फ अपने मॉनेटरी टर्म्स पर नहीं बल्कि उस क्वालिटी पर भी वर्क करना है जहाँ स्टूडेंट्स जो है माउथ पब्लिसिटी करें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अब कॉलेज की मैं जब से बात कर रहा हूँ, इसी को मैं हमेशा हर चीज़ को अपने साथ जोड़ते हुए बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि दर्शक भी इस चीज़ को समझें कि वास्तव में आपकी जो बात कही गई है वो सही है बिल्कुल। हमारे कॉलेज में सीट्स फुल रहती है, जितनी कैपेसिटी है उतनी सीट्स हो जाती है। हर बच्चा एक बच्चे को लेके आता है। जो आपने बात कही बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है कि 240 अगर हमारे फर्स्ट ईयर का इंटेक है तो करीब करीब हर बच्चा एक बच्चे को लेके आता है, चाहे उसका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, नोन हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आप बोल रहे हैं कि अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी आपकी मार्केटिंग करेगा। कोचिंग में भी यही होता है, जो बच्चा एक बार आता है तो उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वो करीब करीब यार काका बाबा चाचा मामा में वो हमारे यहाँ पे कोचिंग पे आ ही जाते हैं। तो हम लोगों को मार्केटिंग तो ऐसी ज़रूरी है कि अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोग फेस को भूल जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ आप जो बोल रहे हैं क्वालिटी के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो बच्चा खुद आपकी मार्केटिंग करेगा, और आप जो प्रेशर की जो आप बात करें, मॉनेटरी टर्म्स की बात करें, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। इस चीज़ आप तो उस प्रेशर से मुझे सर फ्री लग रहे हैं कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूट जो हमारा सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। मैंने आपको कहा था ये संस्थान मेरी सिस्टर की याद में है, तो ये संस्थान कभी कॉमर्शियल रहा ही नहीं। मुझे ना तो अभी तक भी किसी भी कोर्स की ज़्यादा फीस याद रहती है, न कभी भी कोई आता है ये मेरे को बोलते हैं कि आप तो बात ही मत करा करो। बोलते हैं आप बात करते हो तो आपको बोले कि मैं 10,000 दूंगा तो आप बोलते हो ठीक है 10,000 दे देना। तो बोलते हैं आपके सर आपके पास तो हम भेजते ही नहीं है। कोशिश ये बोलते हैं कि भाई एक एक्सपेंसेस हर इंस्टीट्यूट का होता है, तो उसको भी मैनेज आपको करना है, सबको टाइमली पेमेंट भी देना है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये रहता है कि कोई अगर मेरे पास आया है और उसको ज़रूरत है तो मैं उसको 101% उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और उनका बोलना होता है कि आज बार हर जना बिल्कुल सही उद्देश्य के साथ नहीं आता है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है सर, ज़रूरी नहीं सबका इंटेंशन आपकी हेल्प के प्रति वो बिल्कुल ठीक रहा हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, आप उन्हीं को हैंडल करने दीजिए प्लीज़। रैपिड फायर की सर हम बात करते हैं, सिलेक्शन के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। पढ़ाई के लिए कौन सा ठीक वक्त है, अर्ली बर्ड अच्छी बात है या नाइट आउल? मेरी बात करूँ तो अर्ली बर्ड। एक वर्ड जो अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को डिफाइन करे। डिसिप्लिन। ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस? ऑफलाइन कोचिंग 100%। सक्सेस मंत्र अगर आप कोई देना चाहे वन सेंटेंस में? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या बात है, मतलब पुराना कोटा लेकिन आज तक असरदार है। yes, तो स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज आपका? मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि आप वास्तव में हमारे देश का भविष्य हैं और आपके ही कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है। डिजिटल डिटॉक्स की बात करूं वो बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन की बात करूं वो भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्य को समझते हुए जितनी ज़्यादा मेहनत कर सके ईमानदारी के साथ उतनी करें, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। हर इंटरव्यू से, हमारी हर वीडियो से मुझे लगता है कि मुझे और आपको कुछ सीखने को मिलता है। मैंने जो सीखा है सर आज वो डिजिटल उपवास है, मैं ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करूँगी और एक दिन जो है डिजिटल उपवास करूँगी। इस पूरे इंटरव्यू से, इस पूरी बातचीत से आपने क्या एक चीज़ सीखी है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और भी आपका कोई भी ओपिनियन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूँ किंजल, कैमरा पर्सन सानिया।